झारखंड की राजधानी रांची में 28 से 30 अगस्त तक ट्राइबल हिस्ट्री इशूज एंड पर्सपेक्टिव्स इन एन इमर्जिंग वर्ल्ड कार्यक्रम का आयोजन होगा। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश के 22 इतिहासकार शामिल होंगे, जिसकी जानकारी इतिहासकार राकेश दयाल, महालक्ष्मी व रूमा चटर्जी ने दी। शुरुआत हुआ था आदिवासी महोत्सव का और वो 9 सितंबर को TRI के यहाँ खत्म हो रहा है। उन्होंने कंटिन्यू उसको रखा, उसका निरंतर ही बना के रखा है। जो ट्राइबल पेंटिंग का जो कैंप था वो तो खत्म हो गया था एक हफ्ते के बाद। 2 सेमिनार जो चल रहे थे वो 11 को खत्म हुए थे। उसके बाद 2 सेमिनार और बचे हैं, एक ट्राइबल हिस्ट्री पे, एक इकोनॉमी पे। ट्राइबल हिस्ट्री पे हम लोग पिछले साल भी बात किए थे 9-10 अगस्त को 2022 में। कुछ चीज़ें जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमें बहुत वर्षों से कौंधती रही हैं या हृदय को मथती रही हैं। कमीशन में मेरा पेपर हिस्ट्री था, मैं ऐसे साइंस का विद्यार्थी हूँ। 3-4 बिंदु पे मैं बात आप लोग को भी ध्यान में लाना चाहता हूँ कि अगर 1871-72 की जनगणना में 10% आबादी ही मात्र आर्यों की है, जिनका आर्यन रूट्स है, तो ईसा से 1500 ईस्वी पूर्व जब आर्यों की आबादी ही 1% रही होगी, तो भारत का इतिहास ऋग्वैदिककालीन भारत और उत्तर वैदिककालीन भारत के रूप में क्यों जाना जाता है? भारत के इतिहास का ये आर्यन सेंट्रिक जो है या आर्यन हेजोमनी जो है, ये आर्यों की प्रधानता या आर्यों के ही इर्द गिर्द, उस थ्योरी के ही इर्द गिर्द घूमते रहता है। इतिहास का पूरा प्राचीन भारत या तो आर्य भारत थे या भारत से बाहर गए या बाहर से भारत आए, तो पूरा बहस जो है प्राचीन भारत की आर्यों की इर्द गिर्द ही है। चाहे वो आ रहे हैं या जा रहे हैं, उसके बाहर कुछ सोच ही नहीं रहा है कोई। ये ब्रिटिश कालीन इतिहासकारों ने भी, जो कॉलोनियल इतिहासकार थे, उनका आर्यन रेस के साथ एक रोमांटिसिज्म था, वो समझ में आती है बात। लेकिन वो आर्यन रोमांटिसिज्म इतना लंबा कैसे खींच गया और हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने भी कैसे इसको स्वीकार किया? क्योंकि अगर 10% 1872 में है और बाकी तो ईसा से 1500 ईस्वी पूर्व मान लीजिए कि 5% है, तो 95% अगर नन आर्यन लोग हैं, यानी कि संस्कृत न बोलने वाले, मुंडारी बोलने वाले, द्रविड़ भाषा बोलने वाले, साइनो तिब्बतन बोलने वाले, तो उनका इतिहास क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई रिटर्न कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट, कोई वेद नहीं है या महाकाव्य नहीं है या पुराण नहीं है या अर्थशास्त्र नहीं है। तो अगर कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है तो लिखा ही नहीं जाएगा इतिहास, बात ही नहीं होगी। पहला तो ये है कि ये आर्य केंद्रित प्राचीन भारत का इतिहास हमें स्वीकार्य नहीं है। इसे हम चुनौती देंगे और दे रहे हैं अपने सेमिनार के माध्यम से। काम दक्षिण भारतीय संस्कृति और भाषा पे है और इसका इतिहास भी मैंने देखा है। संगम जो लिटरेचर जिसको हम कहते हैं, जो 2000 साल पुरानी है, उस पे मैंने काफ़ी काम किया है और देवी प्रथा पे खास मेरा इंटरेस्ट था। और उसी सिलसिले में मैं पहले जब झारखंड आई थी और राजरप्पा गई थी, वहाँ पर जो देवी प्रथा है, जो छिन्नमस्तिका का जो कल्ट है, जो ट्रेडिशन है, उसके इतिहास के बारे में मेरा इंटरेस्ट रहा। तो वहाँ से मैंने शुरू किया झारखंड पे काम करना और किस तरह से ये ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल जो एसिमिलेशंस होते हैं इतिहास में, किस तरह का वो एक ट्रेडिशन बनता है, उसको मैंने देखा है। तो मुझे ये एक बहुत ही अच्छा मौका लग रहा है कि हम सब अपने जो अलग जो डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स हैं, एक हिस्टोरियन का, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, एक सोशियोलॉजिस्ट का, वो एक प्लेटफॉर्म पे हम लाके हम प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने उसके बाद पंचपरगनिया रीजन में जिस तरह के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं उसके ऊपर भी काम किया है। कई जगहों पे हमें शिलालेख मिलते हैं या हमारे पास ऐतिहासिक लिटरेचर मिलता है, लेकिन यहाँ पर उसके बिना भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के बेसिस पे किस तरह का हिस्ट्री हम लिख सकते हैं इस एरिया का, इस रीजन का, उस पे मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा।
तो एक प्लेटफॉर्म इस तरह का जो हमें ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिला है, एंड इसके लिए हम रणेंद्र जी के बहुत आभारी हैं जो अभी आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हमें ये बहुत कुछ सीख के भी हम जाएंगे। थैंक यू। अलग अलग रूप लेते हैं। वो मैं छोनाट पे काम मैंने किया है, छुमूर पे। वहाँ के जो छोटे छोटे राजाएं थे, उन्होंने ये सब संस्कृति को कैसे बढ़ावा दिया, उसका असर हम अभी भी देख रहे हैं। जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं, हाल ही में इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट में भी आया है यूनेस्को का। तो ये मगर शुरू से ही उनका जो रूप राजाओं ने दिए थे ना, तो अभी वही थोड़ा और ज़्यादा एम्पलीफाई हो रहे हैं। तो ये कुछ नया कुछ नहीं है। पुरुलिया के बाद मैंने काफ़ी सालों से चित्रकला पे काम किया है मध्य प्रदेश में। गोंड, प्रधान गोंड की कलाएँ तो बहुत ही मशहूर है, इस होटल में ही आप देख सकते हैं। वो भी एक मिला जुला संस्कृति है। मिस्टन स्वामीनाथन जो बहुत बड़े कलाकार थे, उन्होंने भी उनका भी कुछ आप देख सकते हैं। जैसे उन्होंने उनको दीवारों से कागज़ पे लाए। तो मुझे जो लगता है कि हमारे देश का एक खूबी है कि हमारे आदिवासी कलाएं, हमारे संस्कृति, लोक संस्कृति अभी भी बिल्कुल जीवित है। दूसरे देशों में आप जाएंगे, पश्चिमी देशों में जाएंगे तो आपको सिर्फ म्यूज़ियम में मिलेंगे, ये जीवित नहीं है। हमारे देश में जीवित हैं, इसलिए वो बदलते रहते हैं, अलग अलग रूप लेते रहते हैं। आजकल आप पुरुलिया जाएं तो छोनाट जो मैं 30 साल पहले देखती थी, वो काफ़ी बदल चुका है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो उसका माने उसको ऐसे होना नहीं चाहिए। लोक कला है, लोगों में जो भी उनको जो पसंद है वो ही होता है।